डरन शो के साथ एक अलग किरदार और एक नई तरह से हमारे सामने आ रहे हैं आशुतोष राणा सर। पहले सबसे तो ये बताइए कि क्या एक चीज़ रही या क्या एक इंस्टिंक्ट रहा जिसकी वजह से आपने इस प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा? इस फिल्म की जो विषय वस्तु है कहानी है और जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में हमारे फियर्स ही होते हैं जो हमारी गति, मति और प्रगति को रोकने का या बढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम अपनी उन भय के ऊपर, उन डरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी तमाम चीज़ें हैं, ऐसे कई अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से काम हम कर लेते हैं जो संभवतः हमारी इच्छा थी, अगर हमने अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो फिल्म है डरन छू, ये बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे अगर आप ये देखें तो हिरन जो होता है वो 90 किलोमीटर गति, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन जो बाघ है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसके बाद भी 30 किलोमीटर के अंतर होने के बाद भी स्पीड में, शक्ति में, वो बाघ किसी हिरन को अपना शिकार बना लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि हिरन के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ने की क्षमता होने के बाद भी उसके अंदर का वो जो भय है, जो अविश्वास है अपनी शक्ति, अपनी गति के ऊपर, वो उसको 45 किलोमीटर पे ले आती है ताकि 60 किलोमीटर वाला बाघ उसको पकड़ लेता है। तो डर जो है सिर्फ हमारे और आपके, ये समस्त प्राणियों के अंदर का एक भाव है। तो भय पे जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो जीवन में ऐसे कई अप्रत्याशित काम कर लेता है जो वो करना चाहता है। तो ये फिल्म और इसकी विषय वस्तु हमारी उसी चीज़ को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का काम कर रही है। और यही कारण रहा कि मुझे लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूँ। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत करत सो उबरे गाफिल का ही मार। तो मतलब डर जो है वो आपको बना भी सकता है और डर आपको बिगाड़ भी सकता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल, इस भाव का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे किरदार का नाम है जुगाड़ू और करण के किरदार का नाम है मानव। तो मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा, अगर आप जुगाड़ करने में महारत हैं, अगर आप अपने भावों के साथ, अपने इमोशन के साथ भी अगर आप जुगाड़ बैठाने में महारथी हैं, तो फिर आपके जीवन से डर जो है वो छू मंतर हो जाएगा। ऐसे में आपके पिछले जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, आप बहुत ही सीरियस या फिर बहुत ही डराने वाले किरदार रहे हैं, बहुत ही सटल वे में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डरन शो की बात हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ऐसा कौन सा डर है जो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फियर है या फिर आपको उस चीज़ का डर है? मैं चूँकि सबसे बड़ा डर इंसान के जीवन में ये होता है कि अगर उसकी आकांक्षाएं पूरी ना हो पाएँ, तो हमारे डर आकांक्षाओं पे आधारित नहीं है, हमारे डर क्षमताओं पे आधारित हैं कि अगर हमें कोई किरदार मिला है तो उस किरदार को क्या मैं पूरा का पूरा उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जितनी मेरे अंदर क्षमता है, क्या मैं उसके साथ अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ, और मेरा विश्वास कभी भी किरदारों को प्रभावशाली बनाने में नहीं रहा, उनको सच्चा बनाने में रहा है, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं उस किरदार को अभिनीत कर रहा हूँ तो क्या मैं सच्चा हूँ। तो मेरा हमेशा जो डर रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि अगर हिस्से में कोई किरदार आया है तो उसे पूरी योग्यता के साथ, निपुणता के साथ, क्षमता के साथ कर दीजिए। बस उसी फियर के ऊपर मैं काम करता हूँ। अन्यथा जीवन में सफलता, असफलता, इन तमाम चीज़ों से हमारा कभी कोई ऐसा वास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने बहुत दिया, हमें बहुत मिला, ये हमने सोचा नहीं था जो हमारे पास उपलब्ध है, और बहुत मिलता जाएगा। तो योजना उसकी होती है, कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व हमारा होता है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम योजनाएं खुद बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने का दायित्व ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। इस कारण फिर हमारे जीवन में डर का साम्राज्य हो जाता है। तो मेरा डर ये है कि मेरे हिस्से में आपने एक्शन दिया है ना, तो उस एक्शन को पूरी ईमानदारी से कर सकूं, ताकि आपकी योजनाएं जो आपने मेरे लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को आप बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि जो एक्टर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा डर होता है कि कहीं उनका फेम ना चला जाए या फिर जिस तरह का किरदार वो कर रहे हैं वो इतना अपीलिंग ना हो पाए कि ऑडियंस को उनकी तरफ आकर्षित कर पाए। आपके लिए कभी ऐसा कोई एज एन एक्टर कोई इस तरह का कोई डर रहा है?
अगर आप देखें तो हमारी शुरुआत फेम से हुई और बहुत लंबे समय तक जिसको आप ये कहते हैं कि सो कॉल्ड फेम, उससे आशुतोष राणा दुश्मन और संघर्ष के बाद मरहूम रहे। तो लेकिन आशुतोष राणा आज भी आपको ताज़े दिखाई दे रहे हैं, आपको ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमें हमारे जीवन को देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वैसा ये जो जिसको आप कहते हैं नेम या फेम, तो मेरा विश्वास प्रसिद्धि में कभी नहीं रहा, मेरा विश्वास सिद्धि में रहा है। सिद्धि का मतलब होता है कि फुल ऑफ स्किल, कि आप स्किल्ड आदमी हैं कि नहीं, आपने अपने उसको अभ्यास के माध्यम से उसके ऊपर निपुणता प्राप्त की है या नहीं की है। तो मैं चूँकि, और अगर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिद्ध व्यक्ति को की अपनी प्रसिद्धि होती है, ये तय है। तो मैं कभी उस चक्कर में नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मिला किससे? ये आपसे ही मिला, मतलब आप लोग यानी संसार से मिला जो परमात्मा का रूप है। तो उसने दी थी ये प्रसिद्धि, और अगर उसने प्रसिद्धि वापस ले ली तो आपके द्वारा दी गई चीज़ यदि आप वापस ले रहे हो, मैं फड़फड़ाने लगूँ, मैं मचलने लगूँ, ये कहाँ का न्याय है? तो मैं उस चीज़ में कभी विश्वास नहीं करता। मेरा ये मानना था कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद था, आपकी कृपा थी, आपने वो प्रसिद्धि उठा के मुझे दे दी। अब पता लगा कि आपको मेरे व्यवहार के कारण, मेरी भाषा के कारण, मेरे बर्ताव के कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने वो श्रेष्ठ प्रसिद्धि को मुझसे उठा के किसी अन्य को दे दिया। अब इसमें मैं ये समझूं कि ये चूँकि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, तो डिज़र्व तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिले हैं और वो इतनी भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और ये संसार बहुत बड़ा है, 8 अरब की आबादी है इस दुनिया में। हमको और आपको 2, 3, 4 करोड़ लोग जानते हैं और हमको ये लगने लगता है कि हम बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हिस्से में जो काम है उसको पूरी योग्यता, पूरी दक्षता, पूरी निपुणता, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कर दूं, मेरे हिस्से का काम ख़त्म हो गया। बाकी के बाय प्रोडक्ट हैं, प्रति उत्पादन है। अगर मिलना होगा वो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो कम से कम वो आनंद तो मेरे पास है कि मैंने अपने हिस्से के काम को पूरी योग्यता, पूरी दक्षता और पूरी ईमानदारी से संपन्न किया। ऐसे में क्योंकि हम जानते हैं कि आप किस तरह के कंटेंट या फिर किस तरह के चीज़ें आप लेकर आते हैं, जो आपके कैरेक्टर्स भी रहते हैं बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही पॉलिश्ड। बट ऐसे में जिस तरह के अभी के कंटेंट बन रहे हैं, ओटीटी की बात की जाए या फिर फिल्मों की बात की जाए, किस तरह से देखते हैं आप ओटीटी के कंटेंट को? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो जाते हैं। आप इस तरह के प्रदर्शन को, क्योंकि इंडियन सिनेमा के तौर पर उसे देखा जाता है, आप उस चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? मेरा ये मानना है कि चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो या ओटीटी हो, वर्तमान में जब भी कभी कोई नए माध्यम आते हैं तो उनके ऊपर तमाम प्रयोग होने लगते हैं। और प्रयोग धर्मिता का मतलब ये होता है कि प्रयोग का मतलब ये होता है कि आपने करा, उसका प्रतिसाद आपको क्या मिला, उसके मुताबिक आपको लगा कि नहीं ये प्रतिसाद ठीक है या नहीं है, जिसको हम और आप कहते हैं। तो ये लगातार निरंतर प्रयोग होते होते फिर एक अर्क निकल के आता है, एक सब्सटेंस निकल के आता है। आपको दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि नहीं, इस किस्म की वल्गर लैंग्वेज जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस किस्म की डार्क स्टोरी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विषय के हिसाब से, अगर विषय के मुताबिक अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो वो चीज़ कभी दर्शक के तौर पे आपको भी नहीं खटकेगी। लेकिन पता लगा कि विषय में वो चीज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यर्थ ही आपने सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उस किस्म की भाषा का या वल्गैरिटी का इस्तेमाल कर लिया या अब्यूज़ का इस्तेमाल कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और किया जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रयोग होते रहते हैं तमाम चीज़ों के, और प्रयोग के बाद हमेशा उसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है जो समाज में कहीं ना कहीं शिष्टता, समाज में कहीं ना कहीं नीति, समाज में कहीं ना कहीं मर्यादा को प्रश्रय करती है। ऐसे में क्योंकि इतने सारे यंग एक्टर्स जो है वो अभी आते हैं, लेकिन कई बार निराश हो जाते हैं क्योंकि उस तरह का फेम एकदम क्विकली नहीं मिलता, क्योंकि अभी के लोगों में पेशेंस भी नहीं है। लेकिन आपको हमने इतने पेशेंटली आगे बढ़ते हुए देखा है, इतने सारे शेड्स है कि आप में ऐसी वो क्या चीज़ रही जो कि कंसिस्टेंटली, क्योंकि एक्टिंग प्रोफेशन हम जानते हैं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, प्रोजेक्ट्स मिले चले गए, कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसी कौन सी एक चीज़ रही जिसने आपको इस प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड रहने के लिए प्रोत्साहित किया?
मेरा ये मानना है कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसका प्रोफेशन भी अभिनय है, जिसका पैशन भी अभिनय है और जिसका एजुकेशन भी अभिनय है। मतलब पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन तीनों एक हैं। अन्यथा होता क्या है, हमारे अंदर द्वंद्व किस बात का चलता है, कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारा पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है और हमारा एजुकेशन कुछ और होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और फिर ये मान के चलता हूँ कि यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है और जीवन अपनी गति से चलता है, वो आपकी इच्छा से नहीं चलता है। मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूँ। तो इच्छा करने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन इस समय इच्छा करिए, लेकिन उसको टाइम बाउंड मत बनाइए कि मुझे तो ये चीज़ मुझे चाहिए है और इसी वक्त चाहिए है। नहीं, ये चीज़ चाहिए है, ये ठीक बात है, इच्छा हो गई, लेकिन इसी वक्त चाहिए। जब आप ये प्रकृति को ऊपर निर्धारित कर देते हैं तो प्रकृति कहती है कि आप में और हम में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी इच्छा को हम पहले प्रोसेस करेंगे, फिर आपको हम उस योग्य बनाएंगे। जब आप उस योग्य बन जाएंगे तो हम आपको, प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है, हम और आप सब उसके लिए छोटे बच्चे होते हैं। जिस हमारी माँ ने हमको जन्म दिया और हम उनके बड़े लाडले थे, तो क्या बचपन के तुरंत जन्म देते साथ ही उन्होंने मुझे पूड़ी पकवान खिला दिए? नहीं, पहले माँ का दूध पिया। धीरे धीरे हमारी पचाने की क्षमता बढ़ती है। जब पचाने की क्षमता बढ़ गई तो उन्होंने पूड़ी पकवान हमें खिलाने शुरू कर दिए। ऐसे ही प्रकृति भी होती है कि आपने इच्छा तो बता दी अपनी, लेकिन जब इच्छा बताई तो वो आपको उसके योग्य बनाएगी, आपके अंदर पचाने की प्रक्रिया आपको देगी और उसके बाद फिर वो आपको तमाम चीज़ें उपलब्ध कराएंगी। तो मैं उसको सिर्फ यही मान के चलता हूँ कि प्रकृति के उस नियम पे मेरा विश्वास है कि हाँ, ये चाहिए है, लेकिन अब कैसे चाहिए और हितकारी है या नहीं, हमने अपनी इच्छा के मुताबिक एक बात आपके सामने रख दी, लेकिन अब ये तय आप कीजिए कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। यदि योग्य नहीं हूँ तो योग्य बनाइए, और योग्य बनाने के बाद यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए हितकारी है तो मुझे दीजिए, अन्यथा मुझे मत दीजिए। तो हमारा जीवन का फ़लसफ़ा सुन के आदमी को लगेगा कि नहीं, जंगल चले जाना चाहिए, लेकिन हम एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जंगल में ही तो रह रहे हैं हम और आप। अंतर इतना है कि वहाँ निर्जन होता है और ये जनों से भरा हुआ है। लास्टली डरन शो 13 अक्टूबर को आ रही है, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए कि क्या एक अलग शेड इस बार आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्टर पे ऐसा लग रहा है कि ये तो आप है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये हम एक अभिनेता के रूप में ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने इस किस्म का कोई किरदार नहीं किया है। इसमें भाव, भाषा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर टोनल क्वालिटी तक सब तमाम चीज़ें इसमें बदली हुई हैं। तो ये एक प्रयोग है। अगर लोगों को ये स्वीकार लगता है तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसमें काम किया है और आनंद लेते हुए काम किया है। लेकिन ये प्रयोग है। अब ये प्रयोग अगर पसंद आ गया तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए प्रयोग असफल हो गया तो फिर इससे हम नए प्रयोग करने की प्रेरणा हमें मिलेगी। डरन शो करण पटेल एक्ट कर रहे हैं और ऐसे में अंकिता जो है प्रोड्यूस कर रही है और ऐसे में उसे डायरेक्ट कर रहे हैं भारत रत्न। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह का नाम है, क्या उसी तरह का काम भी इस फिल्म के ज़रिए आप दिखाने वाले हैं? बिल्कुल। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पहली बात तो ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इस लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म के पीछे एक सोच है, एक कोशिश की है एक अच्छी बात कहने की। हम अक्सर पूरी ज़िंदगी जो है अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा देते हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, पद, फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सर पे बैठ जाती हैं डर बन के। ऐसा कहा जाता है अगर सर पे डर बना रहे तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी। तो अगर हम इस डर को हटा दें तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। हमको पता नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस जो है हमारे आसपास ही हैं, लेकिन डर की वजह से हम देख नहीं पाते। तो अगर डर को हटा दिया जाए तो लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चल सकती है। सो डरन शो उस डर को हटा देने की एक विधि है जिसके अभ्यास से आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा अभ्यास है, कहने का प्रयास है कहने का। लेकिन ये बात हम बहुत मज़ेदार वे में, बहुत अच्छे किरदारों के साथ
और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म के साथ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह का एक कोलैबोरेशन रहा था, क्योंकि उस तरफ तो पूरा एक परिवार वाला माहौल था, लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट कर रहे थे तो कितना प्रोफेशनल या कितना पारिवारिक माहौल रहा और कितना डिफ़िकल्ट रहा ऐसे में रिश्तों को संभालते हुए इसे प्रोजेक्ट को अंजाम पे लाना? जब शुरुआत हुई थी तो मैं डायरेक्टर था, वो फैमिली थी। अब शायद हम सब एक फैमिली हैं, ये मैं कहूँगा इस सवाल के जवाब में। करण की एक छोटी सी बेटी है, लेकिन अंकिता जो करण की वाइफ है उसके 2 चिल्ड्रन हैं, करण एंड दैट किड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करण हैज़ सो मच ऑफ एनर्जी, वो एक बच्चे जैसी एनर्जी है उसकी, जो एज अ फिल्म मेकर चैलेंज भी है और एडवांटेज भी है। चैलेंज इसलिए कि आपको सोचना पड़ता है कि ये एनर्जी कैसे यूज़ करें आप, और एडवांटेज इसलिए क्योंकि उसको कहीं भी खड़ा कर दो तो वो इट ब्राइटन्स अप द एंटायर सीन एंड एंटायर सीक्वेंस। उसी तरफ आशुतोष जी बड़े काम कंपोज्ड और सालों के एक्सपीरियंस से आते हैं, तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स चाहिए थे फिल्म के लिए। तो जब 2 ये जिस भी सीन में साथ आते हैं तो आप वो मैजिक देखिए, वो केमिस्ट्री कमाल की है। सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद दीज 2 पीपल एंड द एंटायर फैमिली। Producers are a family together. Now we all have become a family. ऐसे में क्या एक अलग चीज़ आपको ऐसी लगती है कि इस फिल्म में है जो कि यूएसपी होने वाली है इस फिल्म की? और जब डायरेक्शन हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितनी बारीकियों को भी, चाहे हर एक फ्रेम की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या एक क्रिएटिविटी भी आपने अपनाई है? कोशिश हम सबकी ये थी कि हम इसको ऐसा पेश करें सबके सामने, ऐसा लगना चाहिए कि ये बिल्कुल आम इंसान की और हर इंसान की कहानी है। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा लगेगा आपको देखकर, आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, हर व्यक्ति उससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये जो इशू है ये हम सबका है और डेली लाइफ में हम वो चीज़ें देखते हैं। तो हमारी यूएसपी इस कहानी की भी यही है कि हम इससे रिलेट करते हैं, और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हर इंसान जो है वो ये समझे कि ये मेरी कहानी है। तो हम भी देखेंगे 13 अक्टूबर को कि क्या लेकर आए हैं आप। थैंक यू सो मच, प्लीज़ देखिए। तो इन शॉर्ट, जो तुझको डराए उसे कर दे डरनछू, जब दिल घबराए तो कर दे डरनछू। कैमरामैन स्वप्निल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।